90 के दशक में एक मूवी आई थी जिसका नाम था दामनी, और उसमें मेन हीरो थे सनी देओल और हीरोइन थी मीनाक्षी सिसोदिया। उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था और डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वर्तमान समय में आज़ादी के 77 साल के बाद में संविधान की रक्षा के लिए, दलितों के मुद्दों पर, ओबीसी के मुद्दों पर, महिलाओं के हक हकूक के लिए अगर कोई लड़ेगा तो फिर मुकदमे पर मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमा और मुकदमे पर मुकदमा, ये सिलसिला इस डबल इंजन की सरकार में जो नागपुर से और दिल्ली से चल रही है उसमें जारी है, खासतौर से वहां पर जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और आप इनके चेहरे से बखूबी इनको पहचानते हैं क्योंकि आए दिन आपके मोबाइल पर, आपके टीवी पर, आपके घर में और आपके जहां जहां आप सोशल मीडिया से जुड़े वहां आते रहते हैं। तो आपका स्वागत है और बातचीत करते हैं कि आखिरकार बहुजनों के ऊपर मुकदमे और संविधान तार तार। सर, स्वागत है आपका। और सवाल यही है कि बहुजनों के ऊपर मुकदमे पर मुकदमे, मुकदमे पर मुकदमे, दिल्ली से लेकर के देश के कोने कोने पर तमाम एक्टिविस्टों पर जो है वो कहीं ना कहीं एफआईआर हो रही हैं। सच बोलने पर चाहे प्रोफेसर रतनलाल हो, रविकांत हो, रजत कंसल हो, हम तमाम लोग जो मुकदमा झेल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में ये तमगे हैं। ये साबित करता है कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये वो सरकार है, वो मनुवादियों की सरकार है, वो तानाशाहियों की सरकार है कि इनके खिलाफ जो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ेगा वो जेल जाएगा, एफआईआर भुगतेगा। तो ये तो हो ही रहा है, और इसलिए जिन पर भी एफआईआर हो रही है वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किस चीज़ की है? संविधान की। ये वो सरकार है जिसने खुलेआम, उसके 10-10, 15-15 लोगों ने ये कहा था कि 400 पार हमको चाहिए। और किस लिए है? क्योंकि संविधान बदलना है। और इस देश का वही बहुजन तबका खड़ा हुआ था जिसने इनको सबक सिखाया। अभी तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से बहुत सारे सीटों पर खेल हुआ है, और अगर खेल ना हुआ होता तो मोदी जी तो सत्ता में नहीं होते। तो तब वो पूरा बहुजन तबका खड़ा हुआ अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के सपनों को बचाने के लिए। आज अभी बाबा साहब के सपनों को बचाने की लड़ाई अब है, साकार करने का तो वक्त थोड़ा बाद में आएगा। तो उन सपनों को बचाए रखना, जो दलित है, महिलाएं हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके आंखों के सपनों को बचाए रखना, उनके बच्चों के सपनों को बचाए रखना, ये आज की जिम्मेदारी है हम सबकी। और उस जिम्मेदारी को जो लोग निभा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चुप रह करके भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुखर होकर के बोल रहे हैं उन पर एफआईआर भी होगी, उनको जेल में भी डाला जाएगा, उन पर जुल्म भी होंगे, उन पर जो तमाम सामंतवादी हैं वो हमले करेंगे, गालियां देंगे। और जातिवादी जो मानसिकता के लोग हैं वो इसी तरह से डरा करके, धमका करके अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो दौर है कि आप जुल्म कितने भी कर लो, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए, अपने संविधान के लिए, बाबा साहब के सपनों के लिए खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। चाहे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े का मामला हो, प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी हो, आप तमाम लोग, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का निकाला जाना हो, पत्रकारों पर शिकंजा कसे जाना हो, ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है ये तमाम या तो सोशल एक्टिविस्टों पर हो रही है, प्रोफेसर पर हो रही है, पत्रकारों पर हो रही है। जो बहुजन पार्टियां हैं, जो बहुजन नेता हैं, आप कह रहे हो कि हम संविधान को बचाएंगे, हम बाबा साहब के सपने को बचाएंगे, लेकिन जो बहुजन पार्टियां हैं, जिनको बहुजन समाज की पार्टियां कहते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके पास में बजट है, हजारों करोड़ का बजट है, वो कहाँ हैं? वो नदारद हैं डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को बचाने के आंदोलन में। मुझे लगता है कि उन्होंने जो सपना अपना बनाया था वो उनका पूरा हो गया। बाबा साहब के मिशन से, बाबा साहब के विचारों से वो सत्ता तक तो पहुंच गए, या कुछ ऐसे हैं जो सत्ता में जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन मुद्दों पर वो नहीं खड़े हो रहे हैं। वो समझते हैं कि इस डेमोक्रेसी में हमें एक आसान रास्ता लेकर के और पहुंच जाना है, जबकि ये लड़ाई है सीधे तौर पर मनुवाद बनाम संविधानवाद की लड़ाई है, ये अभिजन बनाम बहुजन की लड़ाई है, ये वर्चस्ववाद बनाम समता की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो पार्टियां रहीं, जो जिन्होंने नुमाइंदगी की, जिन्होंने कस्मे वादे किए, जिन्होंने सत्ता में पहुंचे, जो आज अगर वो खामोश हैं तो समाज भी देख रहा है उनको, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत धूमिल हो रही है। और यही वजह है कि लोग वहां से निकल रहे हैं, लोगों का विश्वास टूट रहा है। और ये जो दरकन है, ये टूटना है,
ये बहुत पीड़ादायक है। इसलिए वो समाज आज एकजुट होकर के, वो बिना किसी लीडरशिप के, वो एकजुट होकर के, जो सोशल मीडिया में है या जो लेखक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई दूसरी है। पहली लड़ाई राजनीतिक दलों ने लड़ी, अब ये इंडिविजुअल होकर के लड़ाई लड़ने का वक्त है। सोशल एक्टिविस्टों को जरूरत है कि वो एक दूसरे की मदद कर भी रहे हैं, एक दूसरे के लिए बोल भी रहे हैं। यही वो समय है और उसी के लिए लड़ना है। और इससे एक नई वैचारिक धारा ही नहीं, एक राजनीतिक धारा भी निकलेगी जो आगे इस देश के बहुजनों के भविष्य को लिखेगी। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक धारा भी निकलेगी, सारा है क्योंकि नई राजनीतिक दल जो है फिर जन्म लेगा, बसपा की, सपा की तरह या असपा की तरह, फिर कोई आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है? नहीं, मैंने राजनीतिक दल की बात नहीं की, एक राजनीतिक धारा की बात की कि जिसमें एक प्रतिबद्धता होगी, जो डिगेगा नहीं, जिसका मकसद सिर्फ सत्ता में जाना नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ पार्लियामेंट में जाना नहीं है, जिसका मकसद होगा कि हर जुल्म के खिलाफ खड़े होना, जिसका मकसद होगा कि बहुजनों के अधिकारों के लिए लड़ना, उस राजनीतिक चेतना की मैं बात कर रहा हूँ कि ये देश हमारा है। इस देश में किसी भी आदिवासी पर, दलित पर, महिला पर, अल्पसंख्यक पर कहीं भी जुल्म होगा तो हम खड़े होंगे। इस राजनीतिक चेतना की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक दल की नहीं। और ये जो राजनीतिक धारा होगी वो ज्यादा मजबूत होगी बजाय उनके, क्योंकि सत्ता का बहुत सारा खतरा भी होता है। जो कहते हैं ना कि सत्ता का सुख बड़ा मादक होता है, तो वो मादक सुख जो है ना वो फिर कुछ करने नहीं देता। कई बार तो वो ट्विटर तक सीमित कर देता है कि ट्वीट करके ही काम खत्म हो गया, वहीं पे जनसभा हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन ये तो आगे की लड़ाई है ना, यहाँ पे तो आपको सक्रिय होकर के लड़ाई लड़ना है। और तमाम एक्टिविस्टों पर यह आरोप लगता है, दबी जवान पर, खासतौर से जो राजनीतिक दल हैं बहुजन समाज के, और खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की बात कर ले तो वो एक आरोप लगाते हैं कि प्रोफेसर रविकांत हो गए, प्रोफेसर रतनलाल हो गए, लक्ष्मण हो गए, हमारे जैसे पत्रकारों पर भी आरोप लगता है कि ये कहीं ना कहीं गाय बगाए जो कांग्रेस की जो लोग हैं वो तारीफ जो वो कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज और खासतौर से जो दलित समाज है, जो अम्बेडकरवादी जो समाज है, उसको बाबा साहब की दुहाई दे करके, बाबा साहब की कोटेशनों की दुहाई दे करके आप कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ जो बाबा साहब के असहमतियां थीं वो सामाजिक न्याय और सामाजिक लोकतंत्र के लिए लड़ाई के लिए असहमतियां थीं, और खुद संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी। और बाबा साहब ने जो किया, चाहे हिंदू कोड बिल का मामला हो, उस पर भले ही रिजाइन किया था, लेकिन नेहरू जी ने ही कहा था कि आप लेकर के आइए इस बिल का, हम समर्थन करेंगे। लेकिन जब ये चुनौती मिली कि आप चुन करके आइए तब आप ये बिल लाएंगे, उस समय नेहरू जी खामोश रह गए। तो बाबा साहब को उन्होंने आगे किया। और लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि जब कोई बाहर से डेलीगेशन आता था, कोई विदेशी प्रतिनिधि आता था, तो नेहरू जी जब बाबा साहब से उसकी भेंट कराते थे तो वो कहते थे कि मेरी कैबिनेट की डायमंड है, उनको उतना रिस्पेक्ट करते थे। तो ये असहमतियों की, वैचारिक असहमतियों की लड़ाई थी, वो कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं थी। अभी क्या है ना कि जो एक सोच चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के कि नहीं साहब कांग्रेस हमारी दुश्मन है, कांग्रेस के साथ हमारी असहमतियां हो सकती हैं, गांधी जी के साथ असहमतियां थीं बाबा साहब की, और उसके बाद भी बहुत सारी असहमतियां रहीं। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब क्या उस प्लेटफॉर्म पर नहीं गए थे? दो बार राज्यसभा रहे, दो बार राज्यसभा रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, संविधान पूरा उन्होंने बनाया। अब खतरा जो है वो बीएसपी के लोग नहीं समझ रहे। जहां ये कहा जा रहा है कि बीएन राव साहब संविधान निर्माता थे, तो इस पे बीएसपी का क्या स्टैंड है? चाहे कांग्रेस पार्टी कम से कम आज ये मान रही है, और जिन सपनों को बाबा साहब ने दिया था उस पर अगर आज राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं, तो हम लोग तो पहले कह रहे थे कि भाई बहन जी आए, वो बोले हम तो सब उनके साथ खड़े हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन जब कोई आएगा नहीं, वो जुल्म हो रहे हैं, तो हम किसकी तरफ देखें? ऑब्वियस है कि जो हमारी बात कर रहा होगा, हमारे अधिकारों की बात कर रहा होगा, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहा होगा, उसके साथ हमें उसको मजबूत करना है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मनुवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई वो केवल कांग्रेस की साथ लड़ाई नहीं है, कांग्रेस के भीतर भी मनुवाद है, उसके साथ भी लड़ाई है। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा जो पहाड़ के नुमा जो मनुवाद सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है नागपुर का, उसके साथ लड़ाई है। तो इस समय जो हमारे पास है, हो सकता है कि हमारी असहमतियां हों कुछ, लेकिन हम उसके साथ
खड़े होंगे उसके विचार के साथ, उसके जो काम है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे, मैंने भी की है। और बहन जी आज आ जाएं तो आज हम खड़े होंगे, हम तो तारीफ तो छोड़ दीजिए, उनके पीछे खड़े होंगे। हम साथ की नहीं कह सकते, उनके साथ हिम्मत नहीं है इतनी, लेकिन उनके पीछे हम खड़े होंगे। तो अब वो बहुजन समाज क्यों नहीं समझ रहा है कि चुनौतियां क्या हैं। चुनौती सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को बचाने की नहीं है कि बीएसपी को हम बचाएं, ये ठेकेदारी हमारी नहीं है या किसी की नहीं है। इस समय जब खतरा संविधान पर हो, जब लोकतंत्र पर हो, जो बाबा साहब के सपनों पर हो, उस समय हम एक पार्टी को बचाएंगे जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही अपने पार्टी को नहीं बचा पा रही, अपने भतीजे को कहाँ लेकर के जा रही है, ले आती हैं फिर उनको हटा देती हैं। आकाश आनंद की हमने तारीफ की है, आपने तारीफ की है, खुल करके तारीफ की है, तो हम कैसे हो गए साहब जी। तो चलते चलते फिर वहीं पर जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, फिर वहीं इस बातचीत को हम चाहते हैं कि जो है वो ख़त्म इस बातचीत को किया जाए। एक सवाल लास्ट में फिर मैं ले लेता हूँ कि सर चलते चलते फिर एक सवाल यही बनता है कि जो लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, आप तो लाइमलाइट में हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छी खासी सैलरी है, सरकार ने आवास भी दे रखा है, फिर भी सरकार से टकरा रहे हैं। लेकिन गांव देहात में लोग नीला गमछा डाल करके, आपकी वीडियो को देख करके, हमारे वीडियो को देख करके, रतन लाल जी तमाम एक्टिविस्टों की वीडियो को देख करके लोग गांव देहात में लड़ रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं, सामंतियों से, मनुवादियों से, जातंकियों से। उन लोगों के पास ना साधन है, ना पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं, उन पर मुकदमे हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे? देखिए, मुझे लगता है कि उनको लड़ाई लड़ना है, लेकिन धैर्य के साथ और संवैधानिक तरीके से। हमें बहुत एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास वहाँ ताकत नहीं है। बाबा साहब भी जब मनुस्मृति को जलाने के लिए गए थे या महाड़ का आंदोलन कर रहे थे, उन्हें मालूम था, उनके लोगों को पीटा भी गया था। तो आज बाबा साहब जैसा तो लीडरशिप हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास लीडर है वो खामोश है। तब आप समझ लीजिए कि बाबा साहब के सपने और विचार हमारे पास हैं, लेकिन बाबा साहब भी डेमोक्रेटिक तरीके से, और उन्होंने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में जो कहा था कि हमारी लड़ाई तो सामाजिक लोकतंत्र की है, लेकिन हमें संवैधानिक तरीके से लड़ना है। हाँ, ये जरूर है कि उनको भी गुस्सा आता है, उनकी भी आंखों में वो रक्त है, लेकिन इसको बचा करके रखना है बाबा साहब के सपनों के लिए। तो लड़ाई लड़नी है संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, और अपने लोगों को बचा करके चलना है, अपने लोगों को बचा होकर के चलना है, संगठित होकर के चलना है। आप प्रोफेसर रविकांत हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। जैसा मैंने परिचय में बताया कि आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके विचारों से अवगत रोज होते रहते हैं। इनसे बातचीत करने का मकसद सिर्फ इतना भर था कि देश भर में जो दलित आंदोलन कार्यों के ऊपर आए दिन जो FIR हो रही हैं, उसमें चाहे प्रोफेसर रविकांत भी शामिल है और तमाम लोग शामिल हैं, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे निपटा जाए, और हमारी जो युवा पीढ़ी है जो आंदोलित है, रतन लाल और इन तमाम लोगों के वीडियोज़ को देख करके, सुन करके, उनको कैसे गाइड किया जाए। और वर्तमान में जो बहुजन राजनीति की दशा और दिशा और खामोशी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 1952 के जो आम चुनाव का जो मैनिफेस्टो था, उसमें बाबा साहब ने खुले शब्दों में कहा था कि हम किसी भी हालात में क्या नाम है, हिंदू महासभा और RSS जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। फिर ये कौन लोग हैं जो RSS और BJP के लिए वोट भी मांगते हैं और चंदा भी देते हैं? विचार आपके ऊपर, सवाल आपके आंगन में। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।